हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर। दोस्तों, चलते हैं अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं वो है वर्क, जिसे हम हिंदी में कार्य भी कहते हैं। ठीक है, कार्य के बारे में आप लोग जानते होंगे। देखिए, इन जनरल लैंग्वेज हम वर्क तो सब जगह बोलते हैं कि मैंने आज ये कार्य किया, वो कार्य किया, लेकिन साइंटिफिकली वर्क को जिस तरीके से परिभाषित किया गया है या फिर जिस तरीके से उसे डिफाइन किया गया है, पहले उस बात को समझ लेते हैं। या साइंटिफिकली वर्क डन या कार्य कब किया गया है, ये कब माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। तो यहां पर देखते हैं, द वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेसिकली कार्य क्या है? किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा के अनुदेश घटक और विस्थापन के परिमाण का गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि देखिए, जब भी आप कभी फिजिकली कहीं पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, भौतिक रूप से कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी चीज पे फोर्स लगाएंगे और तब उस वस्तु में या उस चीज में इस विस्थापन होता है, तो बेसिकली वर्क या कार्य क्या है? उन दोनों का गुणनफल है, उनका प्रोडक्ट है, जिसको मैं यहाँ पर मैथमेटिकली भी दिखा रहा हूँ कि द वर्क, जिसको वर्क को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? W से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम F cos थीटा ले रहे हैं, मतलब इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अब इसको कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि एक हॉरिजॉन्टल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, मान लीजिए। इस बॉक्स को आपने अपनी तरफ को पुल करने, मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है आप हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिजिक रूप से क्या लगाएं? बल लगाएं, जरूरी नहीं है ऐसा। आपने रैंडमली भी किसी भी एक डायरेक्शन में क्या लगाया? फोर्स लगाया, आपने बल लगाया। ये बल क्या है? किसी एक कोण पे है, मतलब एक थीटा कोण पे ये बल लग रहा है। किससे? क्षैतिज से, हॉरिजॉन्टल से। तो अब यहां पर आपको ये देखना है कि इसका जो विस्थापन होगा, अब इसका विस्थापन तो ऑब्वियसली इस दिशा में तो होगा नहीं, क्योंकि एक बॉक्स है ये, तो विस्थापन इसका क्या होगा? क्षैतिज रूप से होगा, मतलब हॉरिजॉन्टली होगा, राइट। तो क्षैतिज रूप से अगर ये हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ये आगे बढ़ रहा है, तो एक्चुअल जो डेफिनेशन है हमारी वर्क की, उसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है, जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारा बल है, बल का उस दिशा में अनुदेश जो है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे F cos थीटा। अब इसके लंबवत कौन सा हमारा कंपोनेंट होना चाहिए? F sin थीटा। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता तो मैं क्या लेता है? F sin थीटा इंटू डी डिस्प्ले। अब यहां पर क्या है? जितना ये अपनी जगह से क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये यहां से यहां पर अगर इस फोर्स, इस बल के लगने की वजह से इसमें इतना विस्थापन हुआ है, डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस विस्थापन को हमने क्या करना है? इससे गुणा करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अब यहां पर हमें क्या देखना है? मैंने किस रूप में इसे स्केलर प्रोडक्ट में लिखा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट में लिखा है, स्केलर प्रोडक्ट में लिखा है। तो यहां पर हमने देखना है कि F cos थीटा इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं? F डॉट डी भी लिख सकते हैं। तो साइंटिफिकली हमें यह ध्यान रखना है कि वर्क डन तभी माना जाता है whenever there is a displacement and the force is acting in the direction of displacement. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट ड्यू टू दैट फोर्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन सम डायरेक्शन। तो मैं फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में ही लेता हूं, और उन दोनों के प्रोडक्ट से मैं कितना वर्क डन हुआ, कितना कार्य हुआ, उसका मान निकालता हूं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक समझ लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। देखिए, एनर्जी के बारे में भी हम सब जानते हैं। बेसिकली या साइंटिफिकली एनर्जी को दो भागों में बांटा गया है, हम सभी जानते हैं। एनर्जी एक तो हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और गतिज ऊर्जा को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। दोनों को ही अभी समझेंगे इंडिविजुअल एक एक करके। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्क और एनर्जी के एक रिलेशन के बारे में बता देता हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो डायरेक्ट आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए,
वर्क जो होता है, कार्य भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन द ट्रांजिएंट फॉर्म, मतलब जब कार्य हो रहा होता है उस समय हम किसी एक बिंदु पर कार्य को नहीं कह सकते हैं। जब कार्य क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज विस्थापित हो रही होती है, तब हम कह पाते हैं कि कार्य हुआ। किसी एक जगह पे एक बिंदु पे कार्य कभी नहीं होता है। साइंटिफिकली इस चीज को कह देते हैं, भौतिक रूप से हम इसको कह सकते हैं। तो कार्य क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा में है इसकी और क्या मात्रक हो सकते हैं और ऑल्टरनेटिव यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, उनके बारे में एक बार देख लीजिए। मैंने यहां पर लिस्ट कर रखा है, इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि ऐसा सवाल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। देखिए इसके ऑल्टरनेटिव यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं जो आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड मिल सकते हैं देखने को। जैसे है ERG, अर्ग बेसिकली कितना, देखिए जो ऊर्जा का मेन मात्रक है वो तो हमारा जूल है, जूल में ही बताते हैं। तो अर्ग किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर, 10 टू द पावर -7, 10 की घात -7 जूल के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे या फिर हम बैटरीज के बारे में, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखने को मिलता है, जिसका शॉर्ट में EV भी लिखा जाता है, छोटा E कैपिटल V। तो वहां पर ये कितने जूल के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगर हम कैलोरीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर ऊर्जा किसमें, फूड आइटम्स में या फिर कोई केमिकल रिएक्शन में कैलोरीज की बात होती है, तो कैलोरी में जो इसका शॉर्ट फॉर्म कैल है, यहां पर हमारा जो एनर्जी ये कितने बराबर होती है, कितने जूल के बराबर, 4.186 जूल्स के बराबर होती है। और अगर हम जैसे हमारा बिजली का कंजम्पशन है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो किलोवाट आवर होती है बिजली का कंजम्पशन हमारा यूनिट में, तो वो हम ऑलरेडी पहले भी कुछ टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। दैट इज इक्विवेलेंट टू 3.6 × 10⁻6, 3.6 × 10 की घात 6 जूल के बराबर होती है। तो ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। इनको याद करके बेनिफिट क्या होगा कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि जो अल्टरनेटिव जो हमारी एनर्जी की यूनिट्स, वर्क और एनर्जी की यूनिट्स हो सकती हैं, तो उसमें एक अर्ग कितने जूल के बराबर हो सकता है, ये ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर हो सकता है, या एक कैलोरी कितने बराबर हो सकती है, या 1 किलोवाट आवर कितने बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने एक शॉर्ट आपको बताया कि जो आपको हेल्प करेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हम जिस चीज पे आ रहे थे अब उस चीज पे चलते हैं। सबसे पहले यहां पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी को, जिसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। ठीक है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, राइट, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम हिंदी में लिखेंगे गतिज ऊर्जा, राइट। गतिज ऊर्जा बेसिकली क्या होती है, जब कोई वस्तु मोशन में होती है उस समय उसमें जो ऊर्जा होती है उसको हम, ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, या उसके द्वारा धारित जो ऊर्जा होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, किसी चीज के मोशन में उसकी गति में होने की वजह से होती है, इसीलिए उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका हमारा जो सिंबल होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपल K से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका हमारा फॉर्मूला हो गया 12mv²। ठीक है, ये सब लोग याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को आप लिख भी सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 12mv², राइट। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का रहेगा। तो ये हमारी हो गई गतिज ऊर्जा। अब एक चीज और आती है, कितनी बार ये बोला जाता है दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई चीज कोई वस्तु में काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हुआ है, जैसे अभी हम एक बॉक्स का ही एग्जांपल ले रहे थे, ये बॉक्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसमें कुछ गति आई होगी, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, जो अंतर होगा वो अंतर किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। और वर्क
ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, इन दोनों ऊर्जाओं का क्या है, एक तरीके से अंतर है फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी कैन बी डिफाइंड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो ये हमें समझ में आना चाहिए दैट इट इज द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, राइट। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर समझते हैं हम वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। देखिए कांस्टेंट फोर्स मतलब एक समान बल तो बहुत सारी कंडीशंस में हम मान सकते हैं लगता है या लग सकता है, लेकिन रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जो फोर्स लग रहा होता है वो वेरिएबल होगा जनरली, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है वो मतलब जो उसका मान है वो बदल रहा होगा। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण जब बदल रहा है तो उस दौरान उसके द्वारा किए गए बल को हम किस तरीके से दर्शाएंगे या किस तरीके से हम उसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये चीज समझनी है। यहाँ पर ये जो हमें कर्व दिख रहा है, ये कर्व बेसिकली क्या है, ये कर्व ये बताता है दी एरिया जो इसके अंडर क्षेत्रफल जितना है, ये कर्व किसका है, ये एफ और एक्स के फोर्स और विस्थापन के बीच का कर्व है। तो यहां पर इस कर्व के अंदर आने वाला जितना एरिया है, ये एरिया बताता है कि कितना वर्क डन हुआ है, कितना कार्य, ये इस क्षेत्रफल के बराबर क्या हो जाएगा, इसका कार्य हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमारे को क्या तरीका अपनाना पड़ेगा, वी विल बी फॉलोइंग द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो बेसिकली डिफरेंशिएटिंग क्या होता है, हमने क्या किया, इस बड़े से क्षेत्रफल को हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया और एक छोटे भाग को हम किसे एक आयतन के या एक आयताकार के रूप में मान सकते हैं, और उस आयताकार के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर एक छोटे से मैंने एलिमेंट के लेंथ को डेल एक्स माना है और इसकी हाइट को मैंने एफ एक्स माना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, एफ एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं, आप चाहो तो इसको समेशन का फॉर्म सिंबल बना लो या इंटीग्रेशन का। तो कहां से कहां, x इनिशियल से x फाइनल, तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य हम यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को यहां पर समझ में आया होगा कैसे परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों यहां पर अगले टाइप की जो ऊर्जा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, जो किसी स्थिति की वजह से होती है। तो हम ये अच्छे से जानते हैं, अगर हम किसी चीज़ को एक सर्टेन लेवल से, जैसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लें कि यहाँ पर हमारे पास एक बॉल रखी हुई है और थोड़ी देर में मैं इस बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के मैं 3rd फ्लोर पे इस बॉल को ले जाके रख दूं, तो यहाँ और यहाँ इन दोनों के ही में डिफरेंस जो है वो h हाइट का डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन आया और स्थिति में परिवर्तन आने की वजह से इसमें जो ऊर्जा होगी उसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। स्थितिज ऊर्जा का जो बेसिकली हमारा फॉर्मूला रहता है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, आप इसे चाहें तो V से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी को हम K से भी डिनोट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को V से भी डिनोट किया जा सकता है, P से भी डिनोट किया जा सकता है। यहाँ पर हम इसको V से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V से। तो काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं इट इज हाफ mv², बट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मास आ गया, द्रव्यमान आ गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण आ गया, और हमारा हाइट अबव दी रेफरेंस पॉइंट, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जहां पर मैं स्थितिज ऊर्जा को शून्य मान रहा हूं, वहां से ऊपर कितनी हाइट है, उसकी या हाइट है या डेप्थ है, उस चीज के अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, इसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों एनर्जीज को मिला के अगली जो एनर्जी हमारी बनने वाली है, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी गिव्स राइज टू दी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिकी ऊर्जा जो होती है हमारी, वो हमारी टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हम उसे मान के चलते हैं, विच इज अ समेशन। वो क्या है, ये किसका योग है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। तो चलिए समझते हैं ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या है।
चलिए अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज अ समीशन ऑफ, और ये किसका योग है, मैकेनिकल एनर्जी इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण किस तरीके से है। देखिए अगर हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अगर मैं K को डिनोट करूं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल K इज रिप्रेजेंटेड बाय F डेल एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स डेल एक्स भी कह सकते हो यार, एफ इन द एक्स डायरेक्शन इनटू डेल एक्स, ये हो गया। लेकिन अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें डेल वी दैट इज इक्वल, अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, ठीक है, संरक्षित बल की बात करें, तो उसे लिखा जाता है एफ एक्स इंटू डेल एक्स। ठीक है, दैट इज नेगेटिव, राइट। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 और 2 को प्लस कर दें, एक एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, equation 1 and 2, so what we get, del K plus del V is equal to fx del x minus fx f of x into del x, that comes out to be 0। ठीक है, तो यानी कि चेंज, अब यहां पर यहां क्या करें, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच कम्स आउट टू बी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज 0 और कांस्टेंट, दैट मींस हमारा चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इफ इट इज कांस्टेंट, दैट मींस द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम और मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट। दिस मींस दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिकी ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ये हमें इस रिलेशन से यहां पर समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला टॉपिक। तो दोस्तों अभी हमने जितना समझा उसमें फाइनली हम ये इसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो अगर जो हमारी टोटल एनर्जी है दैट इज द प्लस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो कंजर्वेटिव या टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम हमारी कब कंजर्व रहती है, अगर उस पर कार्य करने वाले जो फोर्सेस हैं वो कंजर्व रहती हैं। तो किसी भी निकाय के कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, अचर मतलब नॉट चेंजिंग, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड यदि उस पर कार्य करने वाले बल संरक्षित हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया है दैट इज द टोटल एनर्जी, जिसको आप कह सकते हो E से भी डिनोट कर सकते हो, ME से भी डिनोट कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर if the forces working on it are conserved, right। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोगों ने समझा what is work energy, types of energies, kinetic and potential energy and conservation of total mechanical energy और conservation of energy। देखिए यहाँ पर अब इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेरीज बन सकती हैं, आप उसे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो ये है जो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। होमवर्क ये है कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कमेंट सेक्शन पे लिखना है, या उसके बारे में आप मेरे को रिस्पांस में व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download